हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ट्यून कर चुके होंगे अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM पर। मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस हम आ गए हैं साल के तीसरे महीने यानी कि मार्च में, जो फुल ऑन मस्ती वाला महीना है क्योंकि इसमें आता है हम सबका फेवरेट फेस्टिवल होली, जिसकी तैयारियां हम सबके घर में अभी से शुरू हो चुकी हैं, है ना? आपके घरों में भी वैरायटीज ऑफ पापड़ बनने की शुरुआत तो अब तक हो ही गई होगी। भले ही मार्केट में कई तरीके के पापड़ मिलते होंगे, पर जो टेस्ट हमारे घर के बने पापड़ में होता है ना, वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो इस बार ना मैं भी घर पे पापड़ जरूर ट्राई करूंगी। आप भी बनाइए और मजे करिए। वैसे बनारस फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है और फेस्टिव सीजन में किया गया बेवजह का खर्च ना आपका बजट भी बिगाड़ सकता है, जिसमें खर्चे के लिए सही प्लानिंग जरूरी है। अगर स्मार्ट तरीके से पहले से प्लानिंग करके खर्चे हों तो त्योहार को सेलिब्रेट भी किया जा सकेगा और खर्चे बजट में भी रहेंगे। तो आइए जान लेते हैं त्योहारों पर खर्चे मैनेज करने के स्मार्ट तरीकों के बारे में। सबसे पहले अपने त्योहारी खर्चों के लिए एक बजट निर्धारित करें। ऐसा ना करने पर खर्चे हद से ज्यादा हो जाते हैं। त्योहारी खर्चों के लिए बजट बनाते हुए मैक्सिमम लिमिट तय करें। लिस्ट में जरूरी चीजों को रखें और लिस्ट जरूरी क्रम में बनाएं, यानी सबसे जरूरी काम को सबसे पहले रखें, जिसमें अगर पैसे कम भी पड़े तो सबसे जरूरी चीज ना छूटे। वैसे तो त्योहारों पर पैसे खर्च होते ही हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसमें बचत भी कर सकें। इस समय कई कंपनियां एक से बढ़कर एक डील पेश कर रही हैं। सभी कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भारी छूट भी दे रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्काउंट के चक्कर में आकर फिजूल के खर्च कर डालें। डिस्काउंट केवल जरूरत की चीजों को सस्ते में खरीदने में फायदेमंद होता है, लेकिन यही डिस्काउंट कभी कभी बेकार के खर्चे भी करा देता है। खरीदारी करने से पहले एक बार सब वेबसाइट पर कीमतों की तुलना जरूर कर लीजिए। जब भी आप कुछ भी खरीद रहे हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से तुलना करना बेहतर होता है। कुछ वस्तुओं के लिए आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पर अच्छी डील मिल सकती है, जबकि कुछ में आपको स्थानीय दुकानों से भारी छूट मिल सकती है। ऐसी डील के लिए पहले अपना होमवर्क करना जरूरी है। तो इसी के साथ आप भी बैलेंस करके चलते हुए अपने बजट में शॉपिंग करिए और फिजूल खर्च से बचे रहिए और एंजॉय करिए अपना फेस्टिवल। भाई बनारस बातों और जानकारियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन थोड़े से एंटरटेनमेंट के साथ। तो एंजॉय करिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM पर, मेरे यानी स्नेहा के साथ। बनारस आज दिन है मंगलवार और तारीख है 4 मार्च। तो आइए जान लेते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद धूप की तल्खी बढ़ने लगी है। तेज धूप गर्मी का आभास कराने लगी है। तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। धूप के चलते रात में भी अब ठंड का असर कम हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते पश्चिमी यूपी समेत देश के अन्य हिस्सों में भी बारिश और ओलावृष्टि हुई थी। इसके चलते तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का असर अब समाप्त हो चुका है, ऐसे में धूप की तल्खी भी बढ़ गई है। महाकुंभ के दौरान पलट प्रवाह के कारण गंगा घाटों और शहर के प्रमुख क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़ उमड़ी थी, जिससे सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ा था। लेकिन अब जब श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही है, प्रशासन ने स्वच्छता अभियान को फिर से तेज कर दिया है। घाटों, मंदिरों और प्रमुख सड़कों पर सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेष दल तैनात किए गए हैं। बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र, गोदौलिया और दशाश्वमेध क्षेत्र में सफाई कर्मी दिन रात मेहनत कर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली का 38वां दीक्षांत समारोह 5 मार्च बुधवार को आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में देश भर के 3 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। वाराणसी के 3823 विद्यार्थियों को भी डिग्रियां मिलेंगी।
मुख्य समारोह इग्नू मुख्यालय मैदानगढ़ी नई दिल्ली में होगा, जहां भारत के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा देश भर के 39 क्षेत्रीय केंद्रों पर भी ये समारोह आयोजित किया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के बहुप्रतीक्षित अंतर संकाय युवा महोत्सव स्पंदन की भव्य शुरुआत हो गई है। 5 साल के लंबे अंतराल के बाद आयोजित इस महोत्सव ने विश्वविद्यालय परिसर में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। विभिन्न संकायों, संस्थानों और महाविद्यालयों के छात्रों ने शोभा यात्रा निकालकर उत्सव का आगाज किया। इस दौरान पूरे परिसर में सांस्कृतिक उल्लास की झलक देखने को मिली। महोत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका एवं बीएचयू की पूर्व छात्रा पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने मशहूर बंदिश कितनी मिलती है तेरी तस्वीर खुदा से, तुझे सोचूं भी तो इबादत हो जाती है से की। उन्होंने अपने संबोधन में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान को याद किया और उनके शैक्षिक एवं सामाजिक योगदान को सराहा। और अब खबर खेल जगत से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में आज दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। ये वनडे प्रारूप में दोनों टीमों के बीच पहला आईसीसी मुकाबला होगा, जो 2023 विश्व कप फाइनल के बाद खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की स्पिन प्रधान गेंदबाजी उसके मध्य क्रम के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। हालांकि भारत को अपने प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कमी खलेगी। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं क्या है आज के दिन का इतिहास। 1961 में प्रथम भारतीय विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया। 1861 में अब्राहम लिंकन को 16वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। 1975 में चार्ली चैपलिन को 85 साल की उम्र में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। चैपलिन ने द किड और ग्रेट डिक्टेटर जैसी मूक फिल्मों में काम किया था। 1951 में नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। इन खेलों में एशिया के 11 देशों के 489 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 7 दिन चला ये आयोजन 11 मार्च को खत्म हुआ। 1879 लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना हुई। ये ब्रिटेन से बाहर पहला महिला कॉलेज था। साल 1921 में आज ही के दिन साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। तो ये था इतिहास में आज का दिन। और बात करें अगर आज के खास दिन की, तो आज है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी डे एक महत्वपूर्ण अवसर है जो सुरक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को याद दिलाता है और उपायों की जागरूकता पैदा करता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव 1972 में शुरू किया गया था। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह में बदल दिया गया, जो एक सप्ताह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी की स्थापना 4 मार्च 1966 को हुई थी। ये परिषद राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आंदोलन को विकसित करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई थी। इसे स्थापना दिवस को ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। और अगर इस दिन के उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का प्रमुख उद्देश्य सुरक्षा के महत्व को लोगों के बीच फैलाना है, ताकि वे सुरक्षित और सतर्क रह सकें। ये दिन दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक माध्यम है और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए नए उपायों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सामाजिक संज्ञान में सुधार के माध्यम से सुरक्षा को प्रमोट करता है और समाज को सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करता है। ये एक अवसर है जब सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी जाती है, जैसे कि अच्छी ड्राइविंग के तरीके, सुरक्षित उपयोग की तकनीकें, आपातकालीन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया के तरीके वगैरह।
ये दिन सुरक्षा के लिए समर्पित कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। लोग सुरक्षा नियमों का पालन करने और सुरक्षा के लिए नए और सुरक्षित तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये थी जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की। और इसी से जुड़ी अगर हम बात करें तो हमारे बनारस की रक्षा जो करते हैं वो है बाबा काल भैरव यानी के काशी के कोतवाल। तो इन्हीं से जुड़ी कुछ रोचक बातें लेकर हमारे साथ आज के स्पेशल गेस्ट सेगमेंट में मौजूद हैं हमारे आज के गेस्ट। तो आइए सुनते हैं इन्हें। जय श्री काल भैरव भैरव भक्तों, मैं योगी योगेश्वर काल भैरव मंदिर परिवार से आपका स्वागत करता हूं। आप बाबा काल भैरव जी के विषय में जो कथाएं सुनने जा रहे हैं, आज मैं आपको काल भैरव जी के उन रहस्यमयी कथाओं के विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जी हां, काल भैरव मंदिर अपने आप एक महान साधकों की बहुत बड़ी महान साधना स्थली रहा है। और यहाँ पे जितनी गद्दियां आप देखते हैं ना, चारों तरफ जो गद्दियां जिन पर बैठकर मंत्रियों के साधक हाथ में मोर दंड लेकर दंड लगाते हैं और पीठ पर मारते हैं, उनका मर्म क्या है, आप इसे भी आज जानने का प्रयास करें। इन समस्त गद्दियों पे कालांतर में महान भारत के महान तपस्वियों योगियों जैसे बाबा तैलंग स्वामी, बाबा भीष्वानाथ, बाबा कीनाराम और भी जितने बड़े बड़े संत होते थे, वो सब आकर यहाँ इस गद्दियों पर साधना किए हुए करते थे। इन गद्दियों पे बाबा रूपनाथ, बाबा भोलानाथ, बाबा बैजनाथ जैसे योगियों ने भी साधना की है। वर्तमान में हठ योगी, सिद्ध योगी व स्वर्गीय बाबा रविंद्रनाथ योगेश्वर, उनके पिता स्वर्गीय श्री मुन्नू बाबा, ऐसे कई योगियों ने इन गद्दियों पर साधनाएं की हैं। परिणाम यह गद्दियां अपने आप में सिद्ध हो चुकी हैं। इस पर बैठकर जो भी कोई व्यक्ति किसी को दंड लगाता है तो यह काल दंड उसके ऊपर जब पड़ता है तो उसके दंड पीठ पर पड़ते ही उसकी ईड़ा पिंगला सुषमना में विराजमान व्याधियों का शमन करता है। नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ही सहजता से नष्ट करने का यह बहुत शक्तिशाली केंद्र काल भैरव मंदिर का यह स्थान है। इसके पश्चात जब साधक गले में गंडमाला, काला धागा, लाल धागा, पीला धागा हर व्यक्ति के ग्रह अनुसार अलग अलग होते हैं, तो जब उसे लगाया जाता है तो उस प्रकार के ग्रह पीड़ा से, ग्रह रोगों से, ग्रह दोषों से उसे मुक्ति मिलती है। क्योंकि कहा गया है कि वारणश्याम भैरव देवो संसार भय नाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विशति स्मरणेन विनश्यति। तो जब आप स्मरण करके ऐसा कार्य करते हैं तो आपको उस प्रकार की व्याधियों से मुक्ति मिलती है। वहीं जब आप झुककर भैरव का भस्म लगवाते हैं, भैरव का दंड लगवाते हैं, तो आपके ऊपर जब दंड पड़ता है तो ये दंड आपको नहीं अपितु आपको दंडित करने वाले दुष्ट लोगों के ऊपर वह दंड पड़ता है। इसलिए इसकी मर्म ही बड़ी गूढ़ है, बहुत ही रहस्यमयी है। भस्म काल भैरव जी का लगने से आपकी आज्ञा चक्र रक्षित होते हैं। जब आप झुककर दंड लेते हैं तो आपके मूलाधार में विराजमान समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन हो जाता है। वही ध्यान रहे, वारणश्याम भैरव देव संसार भय नाशनम तो सुना होगा, अनेक जन्म भी सुना होगा, कृतम पापम दर्शनेन सुना होगा। मगर यहाँ के पश्चात अगर आप पाप करते हैं तो फिर आपको उस पाप से कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ से दर्शन करने के उपरांत आप इस प्रकार की वृत्तियों से बचें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय काल भैरव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगी योगेश्वर जी हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो बनारस अब इसी के साथ मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुर गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो अब इसी के साथ गुड मॉर्निंग बनारस से अपनी होस्ट और दोस्त स्नेहा को दीजिए इजाजत। टडा।